अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में फाइनली इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है। ये सारा क्रेडिट किसी भी तरह अगर देना भी आपको पड़े तो इस सुप्रीम कोर्ट को जाता है, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक केस की हेयरिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने ये डेट अनाउंस की और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप सदर के साथ कंसल्ट करें। पहले 11 फरवरी और फाइनली हमें 8 फरवरी की तारीख मिली। लेकिन क्या इससे जो अनसर्टिनिटी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, ख़ास तौर पे आर्टिकल 57 के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको पहले भी 12 कहता रहा इलेक्शन कमीशन के वो चाहे तो इलेक्शंस की जो डेट है उसको फ्लेक्सिबिलिटी से हैंडल कर सकता है। और ऑन दी अदर हैंड एक ये सवाल भी है कि क्या इस तारीख के अनाउंसमेंट के बाद सदर का जो इख्तियार है तारीख को लेके या इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, क्या ये कानूनी डिबेट हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है? क्योंकि पिछला एक साल हमने एड मीडिया पर्सनस एंड इंस्टीट्यूशंस उसमें बहुत ज़ाया किया है। इस हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब। आमिर इलियास राना साहब मुझे ज्वाइन करें, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सरवारी साहब मुझे ज्वाइन करें, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फ़लस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करेंगे। इस वक्त भी मलबे के नीचे 1200 बच्चे हैं और 9200 लोग हलाक हो चुके हैं। जंग कब रोकेगी किसी को नहीं पता। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर राना साहब, पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। बताइएगा कि ये जो अनाउंसमेंट है ये एक अच्छी खबर भी है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है, या ये अपने साथ कंसर्न्स भी लेके आई है? देखें, जहाँ तक इलेक्शन की तारीख आ गई है, इसको कौन बंदा कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम ना हो, और सियासी इस्तेकाम के साथ माशी इस्तेकाम हमारा वाबस्ता है, तो पूरा मुल्क इससे वाबस्ता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए। अब एक रास्ता बन गया, लोगों के जहन में अभाम था, वो कि मेरे जहन में तो नहीं था इलेक्शन के हवाले से कि उसमें कोई तारीख नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो बड़ा क्लियर था कि 30 नवंबर को इलेक्शन की डेट हतमी फरिश्तों के साथ इलेक्शन कमीशन दे देगा। लेकिन चूंकि 23 अक्टूबर को जो पहली समाअत हुई और उसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने और अथर मिनाल्ला साहब ने गुफ्तगू की, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि अब 2 तारीख को हमें इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डेट मांगेगी और इलेक्शन कमीशन डेट जरूर दे देगा, लेकिन शेड्यूल हतमी फरिश्तों के साथ से देगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मौकफ जिस तरीके से आपके जहन में होना चाहिए कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जब इलेक्शन हो रहे थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया था। उन्होंने कहा गया कि आप अभी करें और ये जो है ना सीक्रेट बैलेट को खत्म कर दे। तो उन्होंने आइन का हवाला दिया कि ये मैं नहीं खत्म कर सकता, ये आइन की तरमीम के साथ खत्म होगा। ठीक ठाक ऑब्जर्वेशन दी गई, लेकिन फैसला नहीं दिया गया, ऑर्डर नहीं दिया गया। आपको याद होगा एक ऑर्डर इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, तारीख दे दी और साथ ही शेड्यूल भी दे दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन नहीं बोला, बल्कि वो पैसे मांगने के लिए भी खत लिख दिया और सिपाही मांगने के लिए भी खत लिख दिया। आगे से जो जवाब आए वो हमारी तारीख है सामने है, कोई बहुत पुरानी तारीख नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाइयां हुई और फिर वो इलेक्शन नहीं हो सके, और जिसके जवाब में 23 तारीख को चीफ जस्टिस ने कहा था बताएं इलेक्शन ऑर्डर कहाँ है। 21 अरब रुपए की कहानी मौजूद है, लेकिन इलेक्शन ऑर्डर कहाँ है? यही वो अभाम था जो पिछली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पिछली से मुराद ये है कि जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, और वो जो बेंचेस बना रहे थे वहां पे मुसलसल ब्रदर जजेस कुछ क्वेश्चन उठा रहे थे और फैसले नहीं हो रहे थे, और फैसलों पे फिर अमल दरामद भी नहीं हुआ। जी, अब आज आप देख लें, प्लीज जो होल्ड यू आपने है, ये स्टार्ट में भी बहुत बात अहम की, नुक्ता है कि अमल दरामद ही नहीं हो पा रहा था। वो एक ऐसी कोर्ट थी जो अपने फैसलों का अमल दरामद नहीं करवा पा रही थी। अहमद अवैस साहब, इसी को कंटिन्यू करते हैं। पहले ये बताइएगा कि हमें क्रेडिट किसको देना चाहिए? यही मामला था जिसके लिए सियासी जमातें कोशिश भी कर रही थी, ख़ास तौर पे 9 मई के बाद एक पॉलिटिकल गैरिंग थी कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हर सियासी जमात थोड़ी बैकफुट पे चली गई थी, ख़ास तौर पे नून लीग। लेकिन अब ये जो अनाउंसमेंट हुई है, ये क्या एक अच्छी एग्जाम्पल सेट हुई है? ये दबाव में सेट हुई है? इलेक्शन कमीशन, आपको याद होगा कि पहले भी एक कोर्ट की हेयरिंग में जब इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से डेट मांगी थी तो वो रिलक्टेंट थे, और फिर जब हमने उस पर कानूनी आरा ली तो हमें कहा गया कि वो दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, ये इलेक्शन कमीशन के अपने कुछ कॉन्फिडेंस होते हैं, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, आप ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकते। लेकिन इस हेयरिंग में तो डेट भी दे दी। ये डिफरेंस कैसा है? इस डिफरेंस का क्या मतलब है? अहमद अवैस साहब, देखिए, बात यह है कि नून लीग तो कभी भी वक्त के ऊपर इलेक्शन के हक में नहीं थी। थ्रू आउट उनकी लीडरशिप जो है, उन्होंने हर वो हरकत की है जिससे इलेक्शन डिले होता। आपने देख ही लिया कि उन्होंने वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को भी उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली से 3 दिन पहले उसकी मीटिंग कॉल की,
और वहाँ पे ये पास कराया गया कि ये मर्दमशुमारी का और हल्का बंदियों की बात की, ताकि इलेक्शन जो हैं वो वक्त के ऊपर ना हो सकें और डिले हो जाएं। उससे पहले ये ऐलान करवाया गया कि ये 5 से 7 माह चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन जो था ये हैंड इन ग्लव थे नून लीग के साथ। फिर आपने उसके बाद देखा कि जिस वक्त पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली डिज़ोल्व हुई और उनको बुलाया गया, जिस वक्त वहाँ पर कोर्ट के अंदर चीफ साहब ने लार्जर बेंच बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ आके इलेक्शन कमीशन ने ना हल्का बंदियों की बात की, ना उस वक्त तो ये कह दिया शुरू में कि हमें 5 से 7 माह चाहिए, हम सब कुछ मुकम्मल करके इलेक्शन करवा देंगे। ये बात है अप्रैल 2022 की। और उसके बाद आपने देखा कि जब ये पंजाब असम्बली और ये डिज़ोल्व हुई तो फिर उस वक्त कह दिया कि हमारे पास फंड नहीं है। तो हर वो हरबा जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया कि इलेक्शन डिले हो और ना हो और विक्टिमाइज़ किया जाए PTI को और उसकी लीडरशिप को। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी चीफ साहब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी पहली फुर्सत में जो सबसे तेज़ी से काम किए हैं उनके अंदर उन्होंने ये इलेक्शन वाला प्रोसेस जो है उसको भी टेकअप कर लिया। और आपने देखा कि उसके अंदर उन्होंने कल ही लेकिन ये क्रेडिट फिर कोर्ट का ही है जो इलेक्शन टेकअप किया और फिर 2 हफ्ते में इसको कंक्लूड किया, ये उन्हीं का है। ये अगर हो सकता था तो चीफ जस्टिस बंदाल के टेन्योर में भी इसको दूसरे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। आई होल्ड यू हेल्प प्लीज। सरवर बारी साहब, आप इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, आप बड़े वोकल रहे हैं इलेक्शंस को लेके। Is this exactly what we wanted? Is this the only thing that we wanted? जो चाहिए था वो सब मिल गया, यहीं पे है, इसके बाद से सब स्मूथली हो जाएगा? क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैं समझता हूँ एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और खुशाइंद भी है कि बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बायस इलेक्शन कमीशन और जो सदर मुमलकत है उन्होंने 8 फरवरी पर इतफाक़ किया है। और अब जो अबहाम था कि इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे या होंगे, तो वो मुझे लगता है कि उसके लिए जो एक एतमाद की फ़ज़ा है वो पैदा हुई है तमाम सियासी जमातों के दरमियान। और लेकिन इसमें थोड़ा सा परेशानी का पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मीडिया को, पैमरा को कहा है कि जो शकूक व शुबहात हैं इलेक्शन के होने के बारे में वो नहीं पैदा होने चाहिए और उसके लिए कदगल लगाने की बात की है। तो मैं समझता हूँ वो एक, मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा फियर फैक्टर है कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे लगे कि इलेक्शन कमीशन या कोई और जो अदारे हैं वो इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं या सबोटाज करने की कोशिश हो रही है, तो जाहिर है उसके बारे में राय देना, उसके बारे में अपनी ओपिनियन देना और उसका इजहार करना वो हमारा बुनियादी हक है। वो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदारा उसको ख़त्म नहीं कर सकता अगर वो जिम्मेदारी से किया जाए। तो हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये है कि ये तो तय हो गया कि इलेक्शन 8 फरवरी के होंगे, लेकिन अभी ये तय होना बाकी है कि अभी जो गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, जो सबसे अहम पहलू है वो है कि क्या तमाम सियासी जमातों के लिए पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों में, तमाम अजला में हर शख्स को लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल है कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सके या नहीं। तो मैं एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक जो है इस मामले के ऊपर पेशरफ्त नहीं हुई। एक जमात के साथ एक सलूक है। लेकिन सर बारी साहब, इसको निगरान वज़ीर आज़म ने काफ़ी क्लियर करने की कोशिश की है। उनकी तरफ से मैं आपको ये आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ कि वो कहते हैं कि जो PTI के लोग 9 मई में मुलविस नहीं है, वो इलेक्शंस करें, वो अपनी पॉलिटिक्स करें, आके हिस्सा लें, उनका इंतखाबी निशान भी अपनी जगह पे कायम है। नहीं, देखिए, ये तो अगर आप PMLN के लोगों से पूछें कि 2018 में क्या जो कुछ हो रहा था वो सही था, उसको वो आज भी एक्सेप्ट नहीं करते और वो समझते हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं था। इसी तरह ANP के लोग जो हैं, लीडरान हैं, वो कहते हैं कि 2008 में 13 में उनके लिए लेवल प्लेइंग ठीक है फील्ड सर भाई साहब, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। आमिर इलियास राना साहब, आप एक खुद सहाफ़ी हैं, आप चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स को कैसे लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा
के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, जो इसके हवाले से कुछ मनफी बात करेंगे या शक पैदा करने की कोशिश करेंगी कि इलेक्शंस नहीं हो रहे। दुनिया में तो बड़ी चेंजेस आ जाती हैं। टर्की में जब ज़लज़ला आया तो तब भी ये अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं इलेक्शंस होंगे या नहीं, खैर हो गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो चीफ जस्टिस ने बात की है उसके लिए सारी जिम्मेदारी जर्नलिस्ट्स पे ही आती है, और अगर हमें कुछ अभाम होगा या कोई सवाल आएगा तो हम वो नहीं पूछ सकते? अब शायद ही कोई जर्नलिस्ट होगा जो अनइंटेंशनली कुछ क्योटिक करने की कोशिश करेगा। हाउ डू यू रीड बिटवीन द लाइंस? दो चीजें हैं जी, कि एक तो उन्होंने कहा कि जाके अपनी फैमिली में बात कर लें, मीडिया पे ना करें। तो हम सारे बात कर रहे हैं। जब कोई वजीर आजम अपनी काबीना की मीटिंग करता है ना, तो वो कहता है आज ये बात किसी को नहीं बतानी बाहर जाके। तो सबसे पहले क्या बात जाती है बाहर, वो यही होती है कि वो कहा जाता है कि आप फौरी तौर पे जाएं और लोगों से बात करते हैं। वजीर कहते हैं हो आज पीएम ने मना किया है, तो मीडिया पे वो बात सबसे पहले आती है। भुट्टो साहब ने कहा था मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, वो सबसे पहले आ गई और कुर्सी नहीं रही। जज साहब, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कुछ दिन पहले भी कि आप हमारी पर्सनल जात पे बात ना करें, जजों के बारे में बात ना करें, आप हमारे फैसलों पे बात करें, जजमेंट पे करें। तो इस पे तो बात होगी और होती रहेगी। हम और आप जब हम कुछ ऐसा देखेंगे हम बात कर लेंगे। आज ये खुश आइंद बात है कि इलेक्शन की डेट दी गई है और उसके लिए सारी सियासी जमातों को काम करना चाहिए। अब जो बात अहमद अवैस साहब ने कही कि जी वो पीएमएलएन ने कर दिया, नहीं, हकायक में थोड़े से दो चार बता दूं कि वो पीडीएम की गवर्नमेंट थी जिसमें एन भी थी और पीपल्स पार्टी भी थी, जिन्होंने सब ने मिल के, चूंकि शायद आज अहमद अवैस साहब की पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी ने कल को बात करनी है तो उन्होंने नाम नहीं लिया। ये जो मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन था ये तमाम पीडीएम की गवर्नमेंट ने मिल के किया था और सबको पता था कि इसके नतीजे में 4 माह डिले होंगे इलेक्शन। और जब कर गए तो 17 अगस्त को फैसल करीम कुंडी साहब ने पहला बयान दिया था कि हमें 90 दिन में इलेक्शन चाहिए, चूंकि उनको ये पता लग गया था कि सिंध में जो 2 इंटरिम गवर्नमेंट पिछली आई थी वो वाला सिस्टम अब रोक दिया गया है। उनकी कुछ वैलिड वजूहत हैं कि तरक्याती फंड पंजाब में अगर इस्तेमाल हो सकते हैं तो सिंध में क्यों नहीं हो सकते। और दूसरे उन्होंने वो कही बात जो इलेक्शन कमीशन ने, वो 9 अप्रैल 2022 वाली बात पे थी जब बेंच स्पेशल लगा था, सुओ मोटो लिया था, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था हम फौरन नहीं करा सकते। इसलिए नहीं करा, उन्होंने ये बात कही थी कि उस वक्त मरदमशुमारी की बात नहीं हुई थी। फिर जब बाद में हुई, आपको पता है 9 मई के बाद 25 जुलाई की डेट पे इत्तेफाक हो गया था। और चीफ जस्टिस साहब जब आइन और कानून से हटके, उस वक्त के चीफ जस्टिस पंचायती और तशरीही आइन पे अमल दरामद कर रहे थे कोर्ट में बैठ के, तो पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी ने वहां कहा कि नहीं मेरी पार्टी नहीं इजाजत दे रही, और बाहर जाके कहा कि मैंने उस दिन बात की थी तो मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था। ये मसाइल है हमारे यहाँ के, हम जब देखते हैं कि ये आज हमें शूट कर रहा है और आज हमें शूट नहीं कर रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कल जर्नलिस्टों ने पूछा था तो उन्होंने कहा जिस दिन हम शेड्यूल देंगे उस दिन हम इस पे बात करेंगे, इससे पहले हम नहीं कर रहे। तो शेड्यूल 15-16 को तो शुरू हो जाएगा ना इलेक्शन शेड्यूल, वो 30 नवंबर को मेरी इत्तला के मुताबिक दे रहे हैं और अब शायद कुछ दिन के बाद दे दें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से एक डेट आ गई है। तो शायद कोई हाई कोर्ट ऐसा काम ना करे कि पूरे इलेक्शन को या किसी सूबे में रोक दे, पहले ये खदशात मौजूद थे। और मेरे ख्याल में हमें इस पे चलना चाहिए पॉजिटिवली। चीफ जस्टिस साहब ने जो राय दी है मीडिया के हवाले से, जिनको शक होगा वो बात कर लेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब ये रियलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे आ गई है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी फ्रैंकली पाकिस्तान में नहीं चाहता कि इलेक्शंस को बिला वजह डिले करवाया जाए, और हम लोग यहाँ स्टूडियोज़ में बैठ के बिल्कुल नहीं चाहते। मेरा ख्याल है कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं चाहता, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया तो इसका और भी ख्याल रखा जाएगा। अदरवाइज़ ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे प्रोग्राम में। खुश आमदीद अहमद अवैस साहब। आमिर साहब, इसका जवाब मुझे आपसे भी लेना है, लेकिन अभी मैं अहमद अवैस साहब की तरफ जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। हैरानकुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का इख्तियार था, वो इस्तेमाल नहीं किया गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। मैं तो वैसा, आप एक वकील भी हैं, या आप इसको कैसे देखते हैं? ये पहले हम ये कहते रहते हैं कि जी जो सदर का ओहदा है उसके पास वैसे कोई इख्तियार नहीं है, पॉलिटिकली भी उसको ट्रांसलेट हम इस तरह से करते हैं। फिर हम कहते हैं फेडरेशन की रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो इनके इख्तियारात को बड़ा वाज़ेह कर दिया। ये कि हम क्यों इस कन्फ्यूजन में रहे इतने माह, और सदर साहब ने ट्राई भी किया लेकिन वो शायद खुद जहनी तौर पे क्लियर नहीं थे कि क्या उनके क्या इख्तियारात थे, तो शायद उसको बावर नहीं करवा सके। अहमद अवैस साहब, मेरे ख्याल में देखिए जो सदर साहब की मुतल्लिक ये बात जो उन्होंने की है वो तो एडवाइस थी प्राइम मिनिस्टर की, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला इशू था, और उसके बाद उन्होंने जब उसको एडवाइस कर दी कि मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ, और असम्बली डिसोल्यूशन का उन्होंने ये करके वो नोटिफिकेशन
और वो एडवाइस कर दी। लिहाजा वो एडवाइस के ऊपर वो एडवाइस जब भेजी थी टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस बेस के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने आगे से ही वॉज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द चीफ प्राइम मिनिस्टर। इसलिए ये कहना उसके मुतल्लिक कि वहाँ पे उन्होंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं किया था। वो सिचुएशन जो है वो आगे जो लार्जर बेंच ने जिसको टेकअप किया था कि वो एक्ट जो था पार्लियामेंट के अंदर, वो पार्लियामेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग नहीं थी, बल्कि एक एक्ट था विच वाज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स, और वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था क्योंकि वो वहाँ पे अथॉरिटी जो एक्सरसाइज की गई थी वो उसको इंटरनल अफेयर ऑफ प्रोसीडिंग नहीं कहा जा सकता था। लेकिन क्या इस वो बात एक को अलग लाइट लिया, चीज़ है। इस बात को हम लाइट ले सकते हैं कि गद्दारी के जुमरे में आता है? क्या हम इस पर सिर्फ तज्जिया करेंगे? क्या इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए? गद्दारी के ज़मरे में ये बात गद्दारी के ज़मरे में बिल्कुल नहीं आती है, और आती होती तो ये ज़रूर इसको प्रोसीड किया गया होता, क्योंकि प्रेसिडेंट तो बाउंड थे एडवाइस के ऊपर। उनका ये काम नहीं है कि ये देखना कि ये एडवाइस जो है ये ठीक आई है या गलत आई है। वो तो बात जो थी कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक एडवाइस आई है, उन्होंने उसको पे एक्ट अपॉन करना था। इसलिए बहरहाल उनका ये अब उन्होंने अपने जो हुक्मनामा है उसमें ये एक ऑब्जर्वेशन दी हैं। ये अब सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल एक उनका अपना इख्तियार है, उनकी ऑब्जर्वेशन है, वो दे सकते हैं। लेकिन ठीक है, अहमद हकीकत उवैस ये साहब, है, आपको याद होगा कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट की कोर्ट में और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में बॉल्स जा रही थी जस्टिस बंदयाल के टेन्योर में, तो उस वक्त ये माहिर कानून ये कहा करते थे कि असल में कानून में लूप होल है, इलेक्शन की डेट को लेके अगर कोई भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा तो फिर किसको करना है, ये एक लूप होल है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, मे बी हमें एक अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़े। अभी ऑल ऑफ अ सडन ये सब किए बगैर ये क्लियर कैसे हो गया? आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मैं समझना चाहती हूँ कि ये किस तरह से क्लियर हो गया कि ये सदर की जिम्मेदारी है बगैर किसी अमेंडमेंट के, बगैर किसी बहस के? अहमद उवैस यही साहब, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने कि सदर की जिम्मेदारी के ऊपर तो ये बात नहीं आती है, क्योंकि सदर तो एक्ट करना था ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। और उसकी एडवाइस, क्योंकि आर्टिकल 48 जो है उसको आप पढ़ लीजिए, और 48 का आर्टिकल सब आर्टिकल 5 जो है वो कहते हैं कि ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो असम्बली को डिज़ोल्व करेंगे और डेट फॉर इलेक्शन अनाउंस करेंगे। तो इसलिए प्रेसिडेंट ने तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही चले। अब आगे आ जाती है बात कि क्या वो डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली बाय द प्राइम मिनिस्टर जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन थी या विद इन द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी, ये एक अलग बहस है, उसके मुतालिक तो उन्होंने बात नहीं की है। तो ठीक है सर, बारी साहब प्लीज आप इस पे आप बताइएगा कि जो लीगल पॉइंट्स पहले, ऑल्दो ये आपका शायद बराह रास्त आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम सब इससे इफेक्ट होने से बात करते रहे हैं, क्या वो सारी कानूनी नुकात जो अब बहुत ज़्यादा जो सवालात उठ रहे थे वो अब क्लियर हो गए हैं? क्या वो दोबारा नहीं उठेंगे तारीख पे, और 90 दिन के इलेक्शंस और फिर इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट के ऊपर ये सब अब सवालात दोबारा नहीं उठेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है वो बहुत ही पोलराइज्ड है, और गो के तारीख के ऊपर इत्तेफाक हो गया है, लेकिन जो कंटेस्टेशन है मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, जो उनका अपना मुकाबला है एक दूसरे के साथ, और जो आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज भी रहेंगी। और आई होप कि जो हमारी अदलिया है और हमारी गवर्नेंस है वो उसको रिजॉल्व भी करती रहेगी। लेकिन एक मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये कहना कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। जब गवर्नमेंट पुरानी चली गई है और केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है और उसका टेन्योर भी अब लंबा हो गया है, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन शेड्यूल का इंतज़ार करें और उससे पहले जो मर्जी सलूक करें, जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं और जिसको नापसंद करते हैं, तो आप उसके लिए जो राह हमवार करना है लेवल प्लेइंग फील्ड तक पहुंचने के लिए, तो अगर आप कुछ लोग, जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर इस्तेमाल होता है लाडले का लफ्ज़, तो अगर ये चीज़ें नज़र आएंगी हमें, तो ज़ाहिर है लोगों का इत्मीनान ख़त्म होगा पूरे प्रोसेस के ऊपर, और उसकी वजह से वोटर्स टर्न आउट लो हो जाएगा,
जो कि इलेक्शन कमीशन का एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस में टर्न आउट जो है बढ़ाना है। लेकिन अगर इस तरह की अनसर्टेनिटी रहेगी, इस तरह का जो है अनइवन सलूक होगा मुख्तलिफ पार्टियों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि फिर जाहिर है लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात भी पैदा होंगे। और ये केयर टेकर गवर्नमेंट की इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर ऑनेस्ट इलेक्शन करवाए और उसके लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। उसके लिए इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार नहीं किया जा सकता। ठीक। आमिर रिलास राना साहब, मैं चाहती हूँ कि ये जो डिस्कशन हो रही है उसमें भी आप ऐड करें। और एक ज़मनी सवाल ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं, वो उनका कैरेक्टर और वो उनकी जो हिकमत अमली रही है बतौर सदर और एक पार्टी के रुकन की हैसियत से भी, वो बड़ी दिलचस्प रही है। लेकिन एट द सेम टाइम ही रिमेन्ड ऑन हिज सीट। जब उन्होंने कहा कि मैं अगर हज पे ना होता तो इन अमेंडमेंट्स पे काम ना होने देता, फिर उन्होंने कहा कि मेरे सिग्नेचर्स नहीं हैं, जो भी इससे इफ़ेक्ट होगा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, फिर भी वो इंटरिम सदर बन गए। अब उनके बारे में कोर्ट ने ये भी कह दिया कि उन्होंने कानून तोड़ा, ये खुददारी के ज़ुमरे में आता है। तो ये वो क्या इर्रेलेवेंट हो गए हैं या ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं? क्योंकि ये तो बहुत इस ओहदे पे रहते हुए वो जो उनका इन्फ्लुएंस है उसको आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? इन सब बातों का उनके लिए क्या मतलब है? क्योंकि वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते रहे हैं मुज़ाकरात में, और अब उनकी ये आप इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे या वो ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे? ये जो आरिफ अलवी साहब ने किया है पिछले कई माह में, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखें, सदर पाकिस्तान के ये लफ्ज़ आपने करैक्टर का भी यूज़ किया। वो एक पार्टी के वर्कर थे, हैं और रहेंगे। अब रहते नहीं हैं, उनकी पार्टी उन्हें नहीं मानेगी, वो कायद मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र हुआ। थोड़ा सा सीली बात करूंगा। 16 महीने की पीडीएम गवर्नमेंट में उन्होंने सदर पाकिस्तान के तौर पर एक्ट कम किया और अपने पार्टी कायद के हुक्म पे ज्यादा किया कि गवर्नर के लिए कितना टाइम ज्यादा रोक सकते हैं, रोक लो। जो कानून जाएगा उसे कितना रोक सकते हो, रोक लो, वापस भेज दो। अब अहमद अवैस साहब ने बात की। मैं ना इस वक्त मेरे पास सामने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं आर्टिकल गलत कोट करूं, लेकिन मैं बात क्लियर करूंगा। सदर पाकिस्तान तब असम्बली खुद डिस्क्रिशन पे तोड़ते हैं जब कोई शख्स ऐवान में वोट ना ले सके कायदे ऐवान का 48(5) में, और वो फिर तारीख भी देंगे। अदरवाइज उनका हर कदम वफाकी हुकूमत की मशरूत मंजूरी से है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। ये बात सब मानते हैं, लेकिन सदर साहब ने तारीखें दी, ओवर एक्ट किया। इस दफा जब आया तो कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुई और आज हुई कि सदर साहब ने जब असम्बली तोड़ दी थी, आपको और हमें पता है कि पूरी हिकमत अमली थी कि इन्होंने कोई 2 मिनट पहले 9 तारीख को रात को 11:58 पे प्रेसिडेंसी में, या 11:52 पे, बिल्कुल मुझे याद है 11:52 पे उन्होंने रिसीव कराई R&I में जो असम्बली तोड़ने की एडवाइस थी शहबाज शरीफ साहब ने। 11:57 पे गवर्नर हाउस लाहौर से सदर साहब की तस्वीर वीडियो साइन करते हुए एडवाइस जारी होगी कि वो तैयार होकर लाहौर गए थे। ये बात शहबाज शरीफ को पता थी और वो समझ रहे थे कि शायद ये अगले दिन की तारीख में टूटेगी। वो इस हद तक तैयार थे। अगर उन्हें डेट थी तो डेट दे देते, एक नया बहाम होता, कट्टा खुलता, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता। जिस इख्तियार के तहत वो कह रहे थे वो कानून का था और वो कानून बदल दिया गया, और उसी के तहत आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन एक्ट 57 के तहत वो नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला है, उसमें सदर मुमलिकत का कोई हवाला नहीं है कि ये सदर ने तारीख दी है। वो इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने दी है। और सुप्रीम कोर्ट में कल ये बहस होती रही तो जजेस ने बड़े आराम से बताया, हमें पता है कि आप हमें 5 रुकनी बेंच की तरफ ले जा रहे हैं ताकि ये मामला तूल पकड़ जाए। जजेस ने तय किया हुआ था कि हमने अब आइन पे अमल दरामद कराना है, जितना डिले हो गया, वो तो 254 लग जाएगा, कोई मसला नहीं है उसके तहत कि इलेक्शन अब होने चाहिए, और वो इलेक्शन उन्होंने आपको तो अभी 254 के चांसेस पूरे खत्म हो गए राना साहब? नहीं 254 देखे ना, जब हम 90 दिन से चले गए तो उसको जो चेंज करना है वो आएगी डिटेल सामने। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने भी उन चीजों को कहा है कि ये मुनासिब वक्त पे छेड़ेंगे। जो आज ऑर्डर आया है ये आएंगी, चीजें क्लियर होंगी। 90 दिन पे क्या है, इलेक्शन एक्ट क्या है, क्योंकि कल ये सवाल आया था कि अगर इलेक्शन एक्ट पे इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहा है तो उन वकला से पूछा कि आपने इसको कहा कि आइन को नहीं बदला जा सकता कानून के तहत, और इसके तहत आप फौरी तौर पे आए थे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में बार बार अहमद अवैस साहब से भी ये 2-3 दफा हमारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात हुई थी कि आप रूल मानते हैं, आइन मानते हैं, लेकिन रूल बनता है कानून के तहत। तो आप उसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के ज़िया-उल-हक के कानून रूल अडॉप्ट कर लिए तो वो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ना मनाए
पार्लियामेंट ठीक ने है बना आमिर दिया है साहब, तो उसे आमिर नहीं साहब मानते मुझे कि मुझे निजी हुआ, मुझे तो उसको फिर अगले अपेंड सब्जेक्ट किया की तरफ सुप्रीम जाना कोर्ट है। ने। आई गॉट योर उस वक्त पॉइंट, क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि क्या सियासी, मुझे फिर दूसरे मेहमान की तरफ जाना है, ये बताइएगा वन लाइनर कि क्या सियासी जमातें तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, क्योंकि वो उस मॉड में और मोमेंटम में तो नहीं थी, लेकिन क्या वो तैयार हैं? नैरेटिव तो नहीं है, लेकिन क्या वो वैसे फिजिकलिटी है देखें, इलेक्शंस? तैयार हों या ना हों, बात सिंपल है कि तैयारी पकड़नी है। जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही वो भी सुप्रीम कोर्ट चली जाए, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दिलवा दी है। आपको और हमें सारे दिनों से पता है कि पिछली दफा सुप्रीम कोर्ट ने एक वजीर आजम को नाअहल किया, फिर सजा दी और मॉनिटरिंग जज बिठाया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। फिर अच्छा, हमारे कुछ दोस्त कहते हैं और ठीक कहते होंगे अपनी नजर में कि जी अगर उस वक्त गलत हुआ था तो आज क्यों गलत होने दे रहे हैं। भाई उस वक्त भी एक के लिए हुआ था, अगर उस वक्त नाइंसाफी कराई गई थी, आज अगर एक को इंसाफ मिल रहा है तो फिर ऐसा मसला क्या है। बैठना सियासी जमातों को चाहिए, बिल्कुल, ये ना अदालतों के ताकि कंधों पे प्रोसेस चढ़े, चलता ना ना रहे, एक थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बिल्कुल। जाएं। आप काइंडली आई अब होल्ड रास्ता यू है, निकालना चाहिए। आई होल्ड यू है। अहमद अवैस साहब, सियासी जमातें तैयार हैं इलेक्शंस के लिए? मेरे ख्याल में सियासी जमातें जो हैं इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए जी, क्योंकि ये तो 90 दिन जहन के अंदर उनके होना चाहिए कि जो ही असम्बली डिजॉल्व होंगे 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। उस लिहाज से तो उनको हर वक्त इस काम के लिए तैयार रहना चाहिए था। बात तो सिर्फ यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अगर अवेलेबल नहीं है तो पीटीआई के लिए है, लेकिन पीटीआई भी इलेक्शन के लिए तैयार है। वो भी कहते हैं कि हम इलेक्शन बिल्कुल में हिस्सा लेंगे और इलेक्शन की डेट जो है इसको हम खुशाइंद कहते हैं, हम वेलकम करते हैं इसको, क्योंकि इलेक्शन जी प्रॉब्लम से निकलेगा। इस कदर एक क्राइसिस में फंसे हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, सोशल पॉलिटिको इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए इलेक्शन का होना इंतहाई ज़रूरी है। कता नज़र के कौन जीत जाए इलेक्शन, एक हुकूमत आएगी, उसका मैंडेट होगा और मामलात अपने आप दुरुस्ती की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मुझे ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ने ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त गज़ा में 1200 बच्चे मलबे के नीचे हैं, तकरीबन 92 लोग मारे जा चुके हैं, 9200 लोग मारे जा चुके हैं। और इस वक्त अमेरिका और उसके अलायंस ये डिस्कस कर रही है कि शायद एक नई रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है गज़ा के लोगों को, और हमास वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या फिर कोई ऐसा सेटअप लगाया जाए जो यूनाइटेड नेशंस के नीचे हो। लेकिन कोई भी ये डिस्कस नहीं करा कि ये जंग कैसे रोकी जाए। हमारे तो सवाल ख़त्म हो गए, हम तकरीबन 1 महीने से इसके ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं है, ना कोई स्ट्रैटेजिक पॉलिसी को लेकर सवाल है, ना कोई हिकमत अमली को लेकर सवाल है, ना कोई सियासी सवाल है जहन में। सिर्फ ये सवाल है कि ये सब रुकेगा कैसे। जी ब्रिगेडियर साहब। जी, इजराइल ने जो है स्टेट टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, कन्वेंशंस, इंटरनेशनल लॉ, तमाम की तमाम जो है उनकी धज्जियां बिखेर दी हैं। कोई उसको आज रोकने वाला नहीं है, और वो एक बदमस्त हाथी की तरह जो है वो जुल्म और सितम गाजन्स के ऊपर उठा रहा है। 2.3 मिलियन गाजन जो हैं इस वक्त जहन्नम की आग में दिन रात जल रहे हैं, कोई उनका हाल परेशान नहीं है। और जो इजराइल है मुतवातर 7 अक्टूबर से आज तक जो है उसने हर किस्म के बम्बिंग जो मुतवातर की है, यहाँ तक कि उसने फास्फोरस बॉम्ब्स भी जो हैं वो भी फेंकी हैं, जो कि हड्डियाँ जो है इंसान की वो भी गला देता है। और कहते ये हैं कि इस तमाम अरसे में जितना उसने ऊपर से मोल्टन लावा फेंका है, ये 2 न्यूक्लियर बम्ब्स के बराबर है। मैं तो दाद देता हूँ, आफरीन कहता हूँ और हमास की और गाजा के लोगों की, कि वो आज भी वहाँ पर हैं और डटे हुए हैं, और उन्होंने हिम्मत लेकिन जो ब्रिगेडियर है साहब इस बात को नहीं थोड़ा हारी। वाज़ेह कीजिएगा प्लीज़, इस बात को वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि अब इतना ज़्यादा कोलेटरल डैमेज हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं। मतलब आप यकीन करेंगे अब बच्चों की ही तादाद इतनी ज़्यादा है कि शायद किसी का जहन ही नहीं जाता होगा कि इसके अलावा कौन कौन मारा जा रहा है। जिस तरह के विजुअल्स हम देख रहे हैं, और एक बहुत अहम नुकता है कि सोशल मीडिया की भी तो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, क्या वायलेंस कितना दिखा सकते हैं, ब्लड शेड कितना दिखा सकते हैं, या बॉडीज़ कितनी दिखा सकते हैं। अब आप ये इमेजिन करें कि अगर हम ये देख पा रहे हैं तो वो क्या है जो हम नहीं देख पा रहे, वो तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते जो हम देख नहीं पा रहे। मेरा आपसे सवाल है कि जिस वक्त ये हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर और 600 उनके बंदे मारे गए थे, तो उस वक्त ये रीज़न दी जा रही थी कि इसलिए किया गया, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किया गया है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एक तवज्जो चाहिए थी, वो एक तवज्जो मिल गई। बहुत बड़ा हमला, एटलीस्ट 2 साल लगे होंगे इसकी तैयारी करने में, लेकिन उसके बाद जो सफ़र कर रहा है गज़ा,
ये डू यू थिंक दिस इज समथिंग जिसको हम गलती कह सकते हैं या नहीं करना चाहिए था तैयारी के बगैर, क्योंकि इसका नतीजा तो बहुत बुरा निकल रहा है और इतनी बड़ी सपोर्ट तो इसमें नज़र नहीं आ रही। ज़्यादा बड़ी सपोर्ट होती तो अभी तक इतनी हलाकतें नहीं हुई होती, कितने लोग मारे जा चुके हैं। जी, आपकी बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन मैं इस चीज़ को मानूंगा नहीं, क्योंकि जो गाज़ा जो कि है 2.3 मिलियन लोग जो वहाँ रह रहे हैं, ये आज से वो उन्होंने 7 अक्टूबर के बाद से सफ़र नहीं करना शुरू किया। ये तमाम पैलेस्टीनियन जो हैं, इनकी जो शुरुआत हुई इनके ऊपर ज़ुल्म सितम की, वो शुरू हुई थी 1948 नकबा के वक़्त से। और वो दिन और आज का दिन, ना ये कि उन्होंने 78% इनकी टेरिटरी भी ले ली, मतवातर जो है इनकी एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। आज इनके पास सिर्फ 8% जो है टेरिटरी जो है वो रह गई है, वो भी 2 टुकड़ों में है। एक तरफ जो है गाजा है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है। और लेकिन ब्रिगेडियर साहब, यही तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो मूव किया गया था, ये तो उनको मजीद एथनिक क्लेंजिंग की तरफ ही लेके गया। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने आपको सिर्फ यही कहा है जी। कि ये हमास ने जब वहाँ इलेक्शंस के जोर के ऊपर वो जीती और मोस्ट पॉपुलर पार्टी उस वक्त भी थी, और आज भी वो मोस्ट पॉपुलर ये पार्टी है, और वो उसने वहाँ पर बहुत रिफॉर्म्स लिया है, वो काम किया, और उसकी बनिस्बतन वेस्ट बैंक में जो महमूद साहब हैं, वो उन्होंने वो काम नहीं किया। वो तो है अपनी जगह है। अब ये देखें कि 2007 और ये जो 7 अक्टूबर से पहले तक 5 दफा इन्होंने भरपूर हमले किए, एयर से भी, ड्रोन से भी, ग्राउंड से भी, और खासकर ये जो 2014 को जो था, वो तो बहुत खौफनाक था। वो ड्रोन्स और उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी इमेजरी की, वो तो घरों में जो इनके जितने लोग जिनको चाहते थे वो बैठे हुए, उनको वो टारगेट कर रहे थे, और हर रोज वो मार रहे थे और इनको जो है खत्म कर रहे ठीक है थे। ब्रिगेडियर तो साहब, जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज़, ये मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में बात करें कि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया खामोश है। सऊदी अरब को ये ज़्यादा लगता है कि उनका मसला इजराइल के साथ मुआहदा नहीं हो सका, कोई ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई सिवाय इसके कि कुछ ममालिक से 2 नेशन के फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर दें। जिस तरह की स्टेटमेंट्स ईरान की तरफ से आ रही हैं, रिसेंटली हमास की अथॉरिटीज़ की तरफ से भी आई कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो उनके लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन सर, ये किस सपोर्ट के साथ हो रहा है? क्योंकि हमें हमास के साथ वो सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है। आपको नज़र आ रही है सपोर्ट? उस हमले में तो नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद क्या वो कांस्टेंट सपोर्ट जहाँ से भी उनको आई, क्या वो आपको नज़र आ रही है? कि जी ये जो 7 अक्टूबर को जो था, ये एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन था कि भेड़ बकरियों से मरने की बजाय हम कुछ कर दें, क्योंकि इन्होंने तो हमें बिल्कुल छोड़ दिया। अभी हमारे साथ कोई भी नहीं है, पूरी अरब वर्ल्ड नहीं है, दुनिया हमारे पास नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं है, वेस्टर्न पावर्स नहीं है, हम अकेले अब रह गए, हमने यहीं पर मर के खत्म हो जाना है। तो फिर उन्होंने इस चीज कॉज को दोबारा जिंदा करने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की कॉन्शियस को जगाने के लिए, और इस कॉज को दोबारा दुनिया में उभारने के लिए जो है ये इकदाम उठाया। जी ब्रिगेडियर कि इस साहब, आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन सर अब वो तो नहीं जागा ना, नहीं जागा उनके, वो तो नहीं। अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? देखें, अभी मैं आपको चलें, आपने ये बात की ना कि इन्होंने किया और इतना ये जुल्म हुआ, ये तो वैसे भी उन्होंने करना था, क्योंकि उनके जो अहदाफ हैं वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले तो मैं ये आपको कुछ लिस्ट बता दूं कि ये जो हमास का जो 7 अक्टूबर का जो ये हमला 3 तरफा से हुआ, उनकी अचीवमेंट्स क्या हुई आज तक। ये तो आपने तो कहा ना कि दर्दनाक कहानी, वो तो दर्दनाक कहानी उनकी है ही है। वो तो जो हम खुद जो है मुस्लिम ने सर कभी वेरी जो है शॉर्टली, आई हैव टू वाइंड अप शॉर्टली, प्लीज शॉर्टली। बाकियों ने क्या मनाना है। अभी नंबर 1 उनकी जो मिथ्स थी इसराइल की इनविंसिबिलिटी और इम्पेक्टेबिलिटी की, वो उन्होंने तोड़ दी है पहली दफा। जो उनका जो अगली फेज था वो आज दुनिया के सामने उन्हें बता दिया है। इंटरनेशनल ओपिनियन जो उनके हक में थी, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका, वो आज उनके खिलाफ हो गई है। जो इसराइल और खासकर जूस दुनिया में जो हैं, उनकी ओपिनियंस बदल गई हैं, आपस में डिविजन्स हो गई हैं। आज इसराइल में जो है वो खासकर वो उनको लान तान कर रहे हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमेरिका और यूरोप में जो इतने बड़े बड़े जुलूस जो हैं निकले हैं, आज तक ये नहीं हुआ।
और ये जो सिलसिला जो शुरू हुआ था रिकग्निशन ऑफ इजराइल, वो खत्म हो गया हुआ है, वो अब पासे पुष्ट ठीक चला है, गया बहुत है। शुक्रिया ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।